तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट उन्मेष दीक्षित सर का। किन प्रकार के कोर्सेज अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में चलते हैं? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस बट इट इज ऑल्सो साइंस एंड सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर और पीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों में क्या अंतर है? एम्प्लॉय को अपग्रेड होना है, इवॉल्व होना है। जो मैं कल था उससे आगे आज मुझे होना है और कल और आगे हो सकता है। एचआर का रोल आज की तारीख में जो लोग समझते हैं वो और जो होना चाहिए वो थोड़ा सा आप बताइए कि वो क्या होना चाहिए। वो प्रॉब्लम को उस इंसान से अलग करके देखो। मतलब वी हैव टू बी आउट ऑफ सर्कल। दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ यू। नहीं, certain situations are there which you are not able to competently handle and that's why you are in a problem. वो मदर इन लॉ वाला अगर एटीट्यूड आ जाए कि लेट मी चेक व्हाट काइंड ऑफ फूड माय बहू इज मेकिंग, और वैसा अगर एचआर वाला बंदा आ जाए या वैसा अगर मैनेजमेंट हो तो चेक करते हैं कि विवेक भाई कितना काम कर पाते हैं, चेक करते हैं कि सुरानी साहब क्या करेंगे। तो वो जो चेक करना है, मतलब देयर इज समवेयर अ डिस्ट्रस्ट। इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई है जापानीज कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स, और उसका नाम अगर मैं कहूँ तो काइजन है या इकिगाई है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ये जो टेक्निक्स हैं, कौन सी टेक्निक को कहाँ कैसे यूज करना चाहिए? जो रेगुलर एम्प्लॉयज अभी जो मार्केट में काम करते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना है, तो वो मिनिमम पीरियड किसी भी कंपनी में कितना बिताना चाहिए? एचआर वाले का काम ही धंधा मारना है, तो वो धंधा ही मारेगा। फिर वो बिजनेस ग्रोथ का पार्टनर नहीं बनेगा। फिर वो सोचेगा कि मैं कितना अच्छी तरह से डंडा मार सकता हूं। और एक दिन वो खुद डंडा मारते मारते थक जाएगा और कहीं पे और जॉब करने के लिए चला जाएगा। खुद को रोज बोलता हूँ दैट इफ आई डोंट चेंज माई सेल्फ समबडी विल चेंज मी। और एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हम नए बेहतरीन गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और मैं हूं ईशान सुरानी, एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच। और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इनर वाइब्स में, जहां मिलती है वो सच्ची बातें जो किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी की जान होती है पब्लिक रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व है जो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट उन्मेष दीक्षित सर का। उन्मेष जी, स्वागत है। स्वागत है सर। स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। सो सर, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो लेवल है ये भी एक सम्मानीय लेवल है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी रही यहाँ तक आप जो ये अचीव करने की, वो ये पद आपको कैसे मिला? ये पद मुझे, आपने मेरी इंट्रोडक्शन में बताया कि पीआर और एचआर का जो मेरा अनुभव है, तो शायद मैं जो 3 जन होंगे जिसको मैं समर्पित करना चाहूँगा, उसमें पहला नाम जो आता है वो मेरे बॉसेस हैं। ओके। जो एचआर प्रैक्टिसेस के ज़रिए जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है और वहाँ पे काम करने की वजह से जो मेरा विकास हुआ, शायद उस वजह से मेरा चयन किया गया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ऑफ कोर्स हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे भगवान का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद, और साथ में जो हमने अभी तक काम किया है, वो जो काम बोल रहा है, सो ये तीनों चीज़ का जो एक समन्वय है, उसके ज़रिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस इंस्टीट्यूट को स्थापना की थी करीब 65 साल पहले, आज मैं वहाँ पे, मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका व्यवस्थापक हूँ। राइट, बहुत बढ़िया सर। आपने जिस तरीके से बताया कि ये 3 प्रकार के लोग हैं, 3 नाम नहीं दिए लेकिन 3 प्रकार के लोग आपने बताया कि इन लोगों की वजह से आप इस पद पे हैं। तो जब आप एएमए के इस पद पे हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि किस प्रकार के कोर्सेज वहां चलते हैं। लोग समझते हैं सिर्फ मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं, राइट? तो सर, किन प्रकार के कोर्सेज अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में चलते हैं? मैनेजमेंट एसोसिएशन है तो मैनेजमेंट के कोर्सेज तो है ही है, बट मैनेजमेंट सभी जगह पे है। ओके। सो सभी जगहों के कोर्सेज है।
बट अगर उसको मैं अलग तरीके से बताऊं तो हमारे वहाँ पे भाषा के कोर्सेज है, ओके स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जापानीज लैंग्वेज के कोर्सेज है, ओहो वाओ मैनेजमेंट कोर्सेज है। मैनेजमेंट में भी 2 अलग अलग विभाग है, जो सॉफ्ट स्किल्स हम बोलते हैं, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशनल्स की जो भी जो लीडरशिप है राइट वहाँ पे। उसके साथ साथ टेक्निकल मैनेजमेंट जिसे बोला जाता है, काइजन, 5S, yes इंडस्ट्रियल Yes. सेफ्टी, देन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, राइट ESG, ये सब ट्रेनिंग हमारे वहाँ पे होती है। राइट उसके साथ साथ हमारे वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है। ओके हमारे वहाँ के बेकरी कोर्स बहुत पॉपुलर है। आज शायद मैं ऐसा बताऊंगा कि अहमदाबाद में शायद 15 से 20 ऐसे बेकर्स होंगे जो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में 15 साल पहले उन्होंने सर्टिफिकेट लिया होगा और आज खुद का व्यवसाय करते होंगे, खुद का बिजनेस करते होंगे और खुद उसको आगे बढ़ाते होंगे। सो ऐसे वोकेशनल कोर्सेज भी हमारे वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। सो जहाँ पे भी मैनेजमेंट आता है, जहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट आता है, या जहाँ पे प्रोफेशनल्स को ग्रोथ की ज़रूरत है, वो सभी कोर्सेज हम लोग आज चलाते हैं और कल भी चलाते रहेंगे। और अगर मुझे मेरा ऑडियंस या मेरा पार्टिसिपेंट फीडबैक देगा कि ये जगह बाकी है, ये कोर्स भी करो, तो वो भी हम उसके अच्छे जो हमारे ट्रेनर या फैकल्टी मिलेंगे उसके ज़रिए शुरू करेंगे। वेरी गुड। वैसे सर आपने अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आगे भी इस लेवल से पहले आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आपने सब जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत शानदार किया है और आपका एक लीगेसी एक्सपीरियंस रहा है। मैं आज ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक टर्म है पब्लिक रिलेशन और दूसरी टर्म है ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए HR और PR बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों में क्या अंतर है, ये पहले बताएं। दोनों में अंतर है भी और नहीं भी, बट अगर आप दोनों का आर अगर देखें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल और रिलेशंस तब काम में आएंगे जब वो रिसोर्सफुल होंगे, राइट और वही दोनों आर के बीच में मैं पला बढ़ा हूँ और वही दोनों आर को आगे मैं बढ़ाता हूँ। राइट ट्रांसफॉर्मेशन शायद मेरे नसीब में या उस ऑर्गेनाइजेशन के तकदीर में होगा, बट मे बी शायद मेरी ऐसी स्किल्स रही है कि जिसके ज़रिए मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ पता नहीं है, बट मैं उस बदलाव की जो बोलते हैं ना कि एक जर्नी में मैं हूँ जहाँ पे बदलाव आया है जो लोगों को दिख रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास भी हुआ है, ऐसा जैसे आपने बताया और बहुत सारे लोग बता रहे हैं। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही खुद को रोज बोलता हूँ दैट इफ आई डोंट चेंज माई सेल्फ समबडी विल चेंज मी। Yes, 100%. Same applies to Very the true. organization. Very true. If the organization doesn't change as per time, it will be replaced by some other Some other. organization. Yes. Very So true. change is constant, जैसे मैनेजमेंट किताबों में लिखा गया है, बहुत सारे लीडर्स ने बोला हुआ है, उसको प्रैक्टिस करने का मुझे मौका मिलता है। Yes. और सेम हम प्रोडक्ट्स के लिए भी बोलते हैं यस कि अगर प्रोडक्ट अपने आप में इवॉल्व नहीं होती है तो सम अदर प्रोडक्ट विल चेंज, रिप्लेस दैट प्रोडक्ट। करेक्ट। बहुत बढ़िया एग्जांपल हम नोकिया का देते हैं हर बार कि नोकिया अपने आप को चेंज नहीं कर पाया तो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी ब्रांड्स हैं जिन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। तो या फिर हमें वो जो एक सेफ्टी पिन आती है ना, जो हाँ यस अभी तक ऐसी कोई दूसरी कंपनी आई नहीं है, यस उसको चेंज करने की खुद को जरूरत ही नहीं है, बिकॉज Yes. उसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है। यस सो या तो हमारा सौभाग्य उस टाइप से होना चाहिए, हाँ या ऐसा सौभाग्य नहीं होना चाहिए कि जिसमें आज हम लोग नोकिया या XYZ कंपनी का नाम नाम लें। ले Yes. सकते हैं। सो उसको बदलाव करना चाहिए। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सेम है। यस अगर किसी व्यक्ति को अपना प्रोग्रेस चाहिए तो वो एम्प्लॉय को अपने आप को भी बेहतर बनाना पड़ता है, ट्रेनिंग लगातार लेनी पड़ती है, तब जाके वो अपनी स्किल्स को बढ़ाता है और वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है। सो एम्प्लॉय को शायद उसके पहले, मतलब अगर मैं चेंज के लिए यहाँ बोलूँगा तो ऐसा समझा जाएगा कि एम्प्लॉय अगर जॉब चेंज करता है तो उसका प्रोग्रेस होता है, तो शायद लोगों को बुरा लगेगा सुनने में, समझने में, उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। बट एम्प्लॉय को अपग्रेड होना है, अपग्रेड हो, इवॉल्व होना है। इवॉल्व होना है। जो मैं कल था उससे आगे आज मुझे होना है Right. और कल और आगे हो सकता हूँ। फिर जॉब चेंज या बिजनेस चेंज या प्रोफाइल चेंज या अकाउंटेबिलिटी, वो आपकी जिम्मेदारी जितना आपका कंधा मजबूत है उतना आप लेते जाओगे। यस यस यस। और ऑर्गेनाइजेशन तो वही सोचता है ना कि मैं कितना निकाल सकता हूँ एक एम्प्लॉय के पास से। और हम जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देने जाते हैं, जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, तो हम हमेशा एम्प्लॉयज को कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पैसा देने के लिए बैठा है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू पे, लेकिन वो क्या सोचता है
कि आप कितना दे पाते हो। अगर आप ज्यादा दे पाओगे, दे आर विलिंग टू पे। हम देखते हैं ना लोगों की सैलरी 1 करोड़ 2 करोड़ पर मंथ भी होती है। करेक्ट। तो वो क्यों होती है? तो और हर ऑर्गेनाइजेशन पे करना चाहता है, लेकिन उसके सामने आप कितना उसको कंट्रीब्यूट करते हो, उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। सो ये जो आपने बताया वो उन 10% लोगों के लिए है कि जो ये समझते हैं, बट ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में 80% लोग ये है कि मुझे जो काम दिया गया है वो मैं 10 से 6 के बीच में करूँगा। उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना है कि वो 10 से 6 के बीच में कितना प्रोडक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, कितना सपोर्टिव है टीम मेंबर्स को। और 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब चीज़ों में नहीं मानते हैं और एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं या दूसरे की मतलब क्या बोलते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। सो जो मैनेजमेंट बुक्स में लिखा गया है, जो हम ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं, आप भी ट्रेनिंग करते हो, हम भी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, तो वो 10-80-10 का रेशियो हमेशा होता है। The more you invest in that first 10%, the more your organization is growing. 80% you are lucky if they are contributing. 10% you have to take that baggage all throughout your life. Yes, true, very true, very true. वैसे सर ह्यूमन रिसोर्स आज जो भी ग्रोइंग कंपनीज हैं उसमें एक डिपार्टमेंट की तरह रहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो HR हेड है उसको इतना ही पता है कि मुझे अप्रेजल करना है, रिक्रूट करना है, और जो एटमॉस्फेयर है उसमें बस बर्थडे सेलिब्रेशन ये वो छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है। HR का रोल आज की तारीख में जो लोग समझते हैं वो, और जो होना चाहिए वो थोड़ा सा आप थोड़ा बताइए कि वो क्या होना चाहिए। बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस है आज, या लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप देखो, या बिग 4 ऑर्गेनाइजेशंस देखो, यहाँ पे HR इज अ बिजनेस पार्टनर एंड नॉट अ डिपार्टमेंट। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में HR एज ए फंक्शन को आप बिजनेस पार्टनर गिनते हो, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। ट्रू। जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंटेशन आम गिनते हो, मतलब हमारा एक हाथ जो मैंने बोला वो करवा दो, या मुझे जो चाहिए वैसा मुझे क्लर्क या वैसा मुझे प्रेसिडेंट दे दो। सो क्लर्क या प्रेसिडेंट हायरिंग वाला जो बंदा है उसके लिए फिक्स क्राइटेरिया है। सो वो ऐसा ही फिर ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो ज़्यादातर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस का हम अगर एनालिसिस करें तो वहाँ पे HR इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट बट इट इज़ अ बिजनेस पार्टनर। Wherever it is only department, I think they have to understand their future and work on it and empower more to the HR department, which creates culture to the company. True, wow, very true, sir. हम भी सर जब अभी तो क्या है कि जो नए नए कॉर्पोरेट्स डेवलप हो रहे हैं, पहले वो पेढ़ी किस्म की बिजनेस में थे, अब वो जाके इवॉल्व हुए हैं, ज़्यादा स्टाफ बढ़ा है तो अब वो कॉर्पोरेट कल्चर में आना चाहते हैं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हम काम करते तो हम उन्हें बताते हैं कि HR इज मदर ऑफ द कंपनी। हम ये टर्म का यूज करते हैं कि मदर ऑफ द कंपनी, राइट। वो नर्चर करते हैं, करेक्ट, वो पालते हैं जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको, और हर एक तरह का प्रोवाइड करने का काम HR डिपार्टमेंट करता है। सही बात है। और हमें उनको इवॉल्व करना पड़ता है कि हाउ यू नो नर्चर दोज पीपल, क्योंकि वहीं से आपका पूरा ग्रोथ आने वाला है। करेक्ट है ना सर? बात सही है आपकी, है ना? बट वो अगर DNA में है तो वो मदर का नर्चरिंग एटीट्यूड बाहर आएगा। यस सर। बट टिपिकली अगर आपने मदर की बात की है तो मैं जस्ट इनफॉर्मली बताऊं कि वो मदर इन लॉ वाला अगर एटीट्यूड आ जाए कि लेट मी चेक व्हाट काइंड ऑफ फूड माय बहू इज मेकिंग, और वैसा अगर HR वाला बंदा आ जाए, या वैसा अगर मैनेजमेंट हो कि चेक करते हैं कि विवेक भाई कितना काम कर पाते हैं, चेक करते हैं कि सुनानी साहब क्या करेंगे, तो वो जो चेक करना है, मतलब देयर इज समवेयर अ डिस्ट्रस्ट, अ डिस्कनेक्ट, एंड दैट गिव्स यू बैक। इट विल नेवर गिव यू द फ्रूटफुल ग्रोथ, एंड वो डिस्ट्रेस वापस आता है। ट्रू। ऐसा देखा गया है कि जो HR हेड होता है कंपनी का, कई रील्स में भी देखा गया है कि उसको या तो वो सख्त टीचर या प्रिंसिपल के तरह यानी पोर्ट्रेट किया जाता है। ये अटेंडेंस लेगा, ये हमारा पंचिंग देखेगा, कितना टाइम लंच में लिया, कितना टाइम गॉसिप में गया, मोबाइल का क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो कि नहीं, या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो गेम खेल रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, या काम कर रहे हो। वो यानी उसको ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है कि ये एक डिक्टेटर है और या फिर ये एक प्रिंसिपल है स्कूल का। तो क्या ये जो पोर्ट्रेट हो रहा है HR रील्स के माध्यम से, या लोगों को यानी एम्प्लॉयज़ को जो लग रहा है वो,
क्या यही सही है या एचआर के एग्जैक्टली रोल अलग भी हैं? सही भी है और उसके ज़्यादा भी रोल होते हैं. सो HR इज़ अ वॉच डॉग ओके. of any organization's policy, processes, productivity and progress. वाह. अब इसके लिए आपने एक सिक्योरिटी गार्ड, सपोज आपके घर पे, मेरे घर पे, मेरी ऑफिस पे, आपके ऑफिस में एक सिक्योरिटी वाले को हम क्यों रखते हैं? अच्छी चीज अंदर आए, बुरी चीज अंदर ना आए. और अगर अच्छी चीज जो आ रही है तो उसको डाइवर्ट करें, नेविगेट करें और उसको चैनलाइज करें. राइट. यहाँ पे गाड़ी पार्क करो, यहाँ पे आप टू व्हीलर पार्क करो, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम है. राइट. वही गार्ड का काम है. सिक्योरिटी शब्द हटा दीजिए. HR इज अ गार्डियन ऑफ द पॉलिसीज, प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. बट उसका जो नजरिया है वो एम्प्लॉय उसको क्या सोचेगा? ये अटेंडेंस के पीछे पड़े, आने के बाद मैं कितना काम करता हूँ नहीं देखते हैं. राइट. अब वो तो अलग अलग नजरिया है, किसी ना किसी को तो देखना ही है. और अगर ओनर ये खुद देखेगा तो बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा? सो अगर मान लो आपने मदर की बात की, तो अगर बच्चा घर पे लेट आता है तो उसको मदर की टेंशन नहीं है, उसको फादर की टेंशन है कि पापा बोलेंगे. तो घर पे भी एक गार्ड है जिससे डर लगता है, इनको क्या जवाब देंगे. परमिशन चाहे मदर दिला दे हमें, बट फादर की परमिशन पिकनिक के जाने के लिए छोटा बच्चा अगर मांगेगा या बड़ा होके उसको US या ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए जाना है तो उसको पापा को कन्विंस करना पड़ेगा. सो वो जो गार्ड सिस्टम है ना, उसमें हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू यही आ जाता है कि ये लोग सब स्ट्रिक्ट है, ये लोग सब यही काम करते हैं. और शायद वो सही भी है, बट गार्ड के अंदर भी इमोशंस है. हाँ, यस, ट्रू. और समवन, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कोई रिस्पॉन्सिबल हो. यानी वी आर रिस्पॉन्सिबल टू देम, और वो एक व्यक्ति है जो पूरी कंपनी के विजन और मिशन को अलाइव रखता है. एक्चुअली राइट. सपोज ये गार्ड की आपने बात की, बहुत टाइम पहले मैंने एक सर्वे पढ़ा था जो हमारा ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, राइट, पीपल परसेप्शन के लिए मैं शेयर करता हूँ. जो आपने रील्स की बात की कि उसमें ऐसे ऐसे HR को मीम बनाया जाता है या ऐसे सब जो वीडियो दिखाई देते हैं. सो आई थिंक इट वाज बेंगलोर या सम अदर सिटी, मैंने वो पढ़ा था. ट्रैफिक पुलिस इतने सारे नहीं होते हैं, बट ट्रैफिक तो बढ़ता ही है, व्हीकल्स बढ़ते हैं. तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, ब्राउन कलर का जो पुलिस का जो ड्रेस होता है उसके बड़े बड़े कटआउट हर एक 4 रास्ते पे रखे. सो आप उसको 200 मीटर 500 मीटर शायद उससे भी ज़्यादा दूर से दिखो और वहाँ पे आपको वो ब्राउन कलर दिखाई दे और कैप दिखाई दे. और उसका सर्वे किया गया, जिस जगह पे ये कटआउट रखे थे वहाँ पे ट्रैफिक नॉर्मल था. और जहाँ पे मैनमेड था वहाँ पे ट्रैफिक अनऑर्गेनाइज था. अब ये चैलेंजिंग सर्वे है. जो ब्राउन कलर है ना, हमारा कंडीशनिंग है, पुलिस है आगे, वी विल बी कंडीशन टू ड्राइव प्रॉपरली. बट वही पुलिस अगर नहीं दिखता है बट वहाँ पे है तो हम लोग अनऑर्गेनाइज ड्राइविंग करते हैं. बिल्कुल. सो HR हैज टू प्ले बोथ द रोल्स. यानी एक हाथ में डंडा भी रहता है और एक हाथ से वो यानी फुसला भी लेता है, एम्प्लॉय को संभाल भी लेता है. उसकी दोनों आंखें इंपॉर्टेंट है, एक आंख में करुणा और दूसरे आंख में कानून. यस, बिल्कुल. वेरी गुड. लेकिन सर, एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम्स हर ऑर्गेनाइजेशन में आते ही आते हैं, तो उसे डील करने का या फिर उस प्रॉब्लम या उस इशू को देखने का HR के माध्यम से एक सही तरीका क्या होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए. एम्पैथेटिक. ह्यूमन नेचर है, या अगर एक इंसान है, मतलब इंसान है तो प्रॉब्लम है, बस उतना एक्सेप्ट कर लो. राइट. और एनालिसिस जब करते हैं तब ज़्यादातर एनालिसिस सक्सेसफुल कब होता है, जब आप वो प्रॉब्लम को उस इंसान से अलग करके देखो. मतलब वी हैव टू बी आउट ऑफ सर्कल. राइट. ओके. दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ यू. नहीं, सर्टेन सिचुएशंस आर देयर which you are not able to competently handle and that's why you are in a problem. Very true, sir. Very true. So अगर मैं आपको सर्कल से बाहर देखूंगा तो सर्कल में प्रॉब्लम दिखेगा, बट अगर आपको सर्कल में रखूंगा तो आप मेरे लिए प्रॉब्लम हो. एम्पैथेटिक व्यू होना चाहिए. हालांकि बात करने में बहुत आसान है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज सामने वाले HR के पास या जो भी डिपार्टमेंट है उसके पास उतना टाइम नहीं होता है, उसके पास उतने टारगेट्स अचीव करने होते हैं.
उसको शायद कहीं ना कहीं कोई प्यारा होता है और कोई प्यारा नहीं भी होता है, बायस हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें खुद की मैच्योरिटी पे है। हाँ। बट जेन्युइन प्रैक्टिस इज डोंट सी द पर्सन, सी द प्रॉब्लम, कीप द पर्सन आउट ऑफ द प्रॉब्लम। ट्रू, एंड वेयर देयर आर ह्यूमंस देयर आर प्रॉब्लम्स। होने ही वाला है। हाँ, मशीन होते तो नहीं होता। आज अगर मेरा इंटरव्यू आप कर रहे हो, हाँ। थैंक यू वेरी मच, बट ये देखने के बाद और 100 HR वालों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि इनका इंटरव्यू आपने नहीं किया। ट्रू। और वो शायद ऐसा भी बोलेंगे कि उनमें शी इज नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस, मेरे तो इतनी क्वालिफिकेशन है, मैं बिग 4 में काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये अवार्ड है। तो अब हमने तो नेचुरली शुरुआत कर दी है, बट Yes, किसी के लिए प्रॉब्लम ऑलरेडी चालू हो गया है। हाँ। नाउ इट इज हाउ वी सी यस। और हाउ वी परसीव दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। राइट। ट्रू। वैसे लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं, यानी कोई अगर फीमेल HR है तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि HR की पोस्ट पे सिलेक्शन फीमेल का रहता है, तो उसे मैनिपुलेट करते हैं इमोशनली, जाके छुट्टी चाहिए या फिर कोई और इश्यूज़ हैं, टाइम का इश्यूज़ है, प्रोजेक्ट के डेडलाइन का इश्यूज़ है, या किसी भी प्रकार के इश्यू को लेके वो मैनिपुलेट करते हैं। तो HR को मैनिपुलेशन से बचना भी है, कंपनी के रूल्स को भी चलाना है, आपने जैसे बताया एम्पैथिक लिसन भी करना है, और व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखना है, प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है। ऐसी सिचुएशन में एक HR को कोई डिसीजन लेना है या उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये मैनिपुलेशन है, उसके लिए कोई टिप्स आपके तरफ से मिल सकती है? सी, मैनिपुलेशन कम्स फ्रॉम कल्चर पार्ट, एंड कल्चर इज ऑलवेज टॉप बॉटम। चाहे मानो या ना मानो, स्वीकार करो या ना करो, कल्चर इज ऑलवेज टॉप बॉटम। अगर मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं HR वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वाले भी करते ही हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और अगर उसको कोई नहीं बोलता है तो मुझे कोई क्यों बोलेगा? सो लेट अस एड्रेस दैट इश्यू इन अ डिफरेंट वे। मैनिपुलेशन कैसी चीज़ है? बच्चे को मालूम है कौन सी चीज़ मम्मी के पास या पापा के पास अप्रूव करवानी है। अब बच्चा तो करेगा ही करेगा। क्या मम्मी और पापा दोनों एक है? नहीं, बट एक है। हाँ, वैसे एक है पेरेंट। अगर मैं घर पे जाता हूँ और मुझे मालूम है कि मैं घर में टाइम स्पेंड कम करता हूँ और बच्चा रोते हुए आता है, या मेरे पास वो पिकनिक का या XYZ अप्रूवल के लिए बातचीत होती रहती है, और मैं इमोशनली सोचता हूँ यार जाने दो ना, मैं मम्मी का डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मम्मी उसके साथ, ऑफकोर्स इन द न्यू ट्रेंड्स हाउस वाइफ नहीं है, अब सब वर्किंग वाइफ्स ही है और वर्किंग मदर है, बट एज ए कल्चर देखा जाए तो बच्चे को मैंने बिगाड़ा या मम्मी का डिसरिस्पेक्ट मैंने ही करवाया। और मम्मी क्या सोचेगी, पूरे दिन मैं उसको संस्कार देती रहती हूँ और आपने आके उसको चॉकलेट दे दी, अब उसका दांत बिगड़ जाएगा, कौन जिम्मेदार? सो इट इज नॉट द चाइल्ड, सो इट इज नॉट द एम्प्लॉई, इट इज द मैनेजमेंट एंड इट इज द HR हु हैज टू बी वन। एम्प्लॉइज आर ह्यूमन बींग्स, दे विल बी लाइक दैट। बच्चा बच्चा ही रहने वाला है, वो तो अपना रास्ता ढूंढ निकालेगा, कुछ नहीं होगा तो रोने लगेगा। बट आर द पेरेंट्स वन? और वहाँ से वो कल्चर, वहाँ से वो मैनिपुलेशन, वहाँ से उसकी जो एफिशिएंसी है वो आगे बढ़ती है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। वेरी ट्रू। यानी जैसे बताया आपने, HR संस्कार देती है जैसे माँ संस्कार देती है, और HR और मैनेजमेंट यानी कि लीडर्स, वो दोनों को वैसे ही स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी तो पूरा कल्चर जो दोनों एक होने चाहिए। हाँ, दोनों एक होने चाहिए, यानी डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करना चाहिए, तब जाके वो कंपनी या एम्प्लॉइज में जो चाहे उस तरीके का कल्चर डेवलप कर सकते हैं। यस, और बहुत सारे छोटे या बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस आप देख लो, अगर मैनेजमेंट HR को बैड बॉय की प्रोफाइल देता है, आप समझ में देखिए, आप हंसने लगे, बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। HR वाले का काम ही डंडा मारना है, तो वो डंडा ही मारेगा, फिर वो बिजनेस ग्रोथ का पार्टनर नहीं बनेगा, फिर वो सोचेगा कि मैं कितना अच्छी तरह से डंडा मार सकता हूँ। और एक दिन वो खुद डंडा मारते मारते थक जाएगा और कहीं पे और जॉब करने के लिए चला जाएगा। सो प्रोफाइलिंग ऑफ द HR इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो मैनेजमेंट का भी नजरिया होना चाहिए दैट आई एम नॉट आस्किंग माई HR टू बी द बैड गाय ऑलवेज, ही हैज टू बी द गुड गाय ऑलवेज ऑल्सो। ही इज माई एक्सटेंडेड वर्जन टू इम्प्लीमेंट माई प्रोसेसेस, सिस्टम्स एंड ग्रोथ पार्टनर। वाह, बस इतना होना चाहिए। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो सालों पुराने हैं या कल पे आपने शुरू किया होगा,
आप अगर सर्वे करेंगे तो हमारे बहुत सारे लोगों का आएगा कि ये हमारा जो पीयून है ना वो 30 साल से है, अच्छी बात है, बट आपका मैनेजर कितना साल रहा? शायद पीयून की तो कोई मजबूरी भी रही होगी, आपने मैनेजर को कितना साल रखा, आपने आपके डायरेक्टर को कितने साल रखा, वो इम्पोर्टेंट होता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कल्चर हमेशा पॉजिटिव होता है। जहाँ पे डंडा मारने वाली चीज़ है, अब लोग काम तो करने जाएंगे ही, तब उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पे डंडा भी मिलेगा। जितना खा सकते थे तो उतना खा लिया, फिर वापस जॉब चेंज कर दिया। ट्रू। सर, आपने बहुत अच्छे कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है और एक टॉप लेवल के लीडर्स के साथ डायरेक्टली काम किया है। तो लीडरशिप जहाँ पे आप काम करते हो, उनकी कोई क्वालिटीज़ हैं जो आप बहुत ही अप्रिशिएट करते हो, वो कुछ एग्जांपल अगर आप बता सको तो। एक तो क्या बोलते हैं, उनका जो विजन होता है, सो दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय देयर विजन। सेकंड, दे नो देयर लिमिटेशंस ऑल्सो। बताते नहीं है बट दे नो। सो रिक्रूटमेंट जब होती है ना, तब वो उस कॉम्पिटेंसी के जरिए अपने सीनियर्स को रिक्रूट करते हैं कि जो चीज़ उनको चाहिए और शायद उनके अंदर वो कम है। थर्ड, एज आई टोल्ड यू इन पास्ट, ट्रस्ट फैक्टर। अल्टीमेटली they know that if I will not trust my team, my leaders, I will not be able to grow for the vision which I have. Right? और चौथी चीज़, उनका जो अगर वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो उनका पैशन और उनका जो वाइब्रेंसी होगा वो ज़्यादा होगा। अगर सेकंड थर्ड जनरेशन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव हो जाएगा, डिफरेंसेस होगा, बट अल्टीमेटली खुद के ज़रिए वो आगे भी बढ़ते जाएंगे। ये सब मैंने चीज़ें देखी हुई है। सो विजन, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस। और वो शायद मैंने मेरे बॉसेस में भी, मेरे लीडर्स में भी मैंने देखा है कि मेरे में भी बहुत सारी कमियां है और थी, बट मुझे बहुत कम डांट पड़ी थी। मेरे पास जो अच्छी चीज़ है उसमें ही मुझे उलझा दिया जाए। वही 8 घंटे काम करते रहो, जो चीज़ कम आती है वो दूसरे को दे दो या वो सीखने का मौका दे दो। तो शायद उसी वजह से आज, इसलिए मैंने सबसे पहले बताया, बॉसेस की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ट्रू। एक वाक्य जो मुझे पता है या मैंने जो आपके रिसर्च में देखा है कि जायडस हॉस्पिटल में जब आप काम करते थे, हॉस्पिटल अभी एस्टेब्लिश हो रहा था, और उस वक्त आपने पूरा रिक्रूटमेंट का जो काम था वो बहुत ही शानदार तरीके से गिवन टाइम में कंप्लीट किया था। और इतने बड़े हॉस्पिटल का रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा टास्क है। आज की तारीख में किसी भी एचआर का हेडेक अगर होगा ना तो वो रिक्रूटमेंट है। तो थोड़ा सा अगर आप ये रिक्रूटमेंट का सीक्रेट अगर कुछ है तो ये बता दोगे तो मजा आएगा। मैं वो सक्सेसफुली कर पाया था बिकॉज मेरी पीआर स्किल्स थी। और मुझे वो जॉब प्रोफाइल दी गई थी मेरे एचआर वाइस प्रेसिडेंट ने ये बोल के कि उन्मेष कैन डू दिस बिकॉज ही हैज पीआर स्किल्स। सो दैट इज़ वाई पीआर एंड एचआर जो रिलेशनशिप और रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन में लेके घूमता हूँ, आई नो कि मुझे ऐसे ऐसे बंदे कहाँ से मिलेंगे और उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या होगी। और रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस बट इट इज़ ऑल्सो अ साइंस एंड सिस्टम। ओके, मेरा जॉब प्रोफाइल मैपिंग होना चाहिए, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, मेरा कॉम्पिटेंसी मैपिंग भी होना चाहिए और मेरा ह्यूमन मैपिंग भी होना चाहिए। से सपोज मैं अगर प्रपोज करूं कि 100 जन को मैं रिक्रूट करूंगा, मैं जाऊंगा सिक्किम या मैं जाऊंगा वेस्ट बंगाल या मैं जाऊंगा केरला और वहां से लोगों को लाऊंगा और यहाँ पे सबको दे दूंगा। तो क्या उनकी कॉम्पिटेंसीज गुजरात में काम आएगी? क्वेश्चनेबल। काम सभी लोग करते हैं 8-10 घंटा, बट सिक्किम वाला जो बंदा होगा टिपिकली वो पहाड़ी बंदा है, उसका नेचर ऑफ थिंकिंग, उसका नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलग है। वहां पे भी एक एमबीए है, यहाँ पे भी एक एमबीए है। अगर मैं वेस्ट बंगाल में जाऊंगा तो वहां का ज्योग्राफिकल सिचुएशन वाला एक बंदा होगा, अगर केरला जाता हूं तो वहां का ज्योग्राफिकल सिचुएशन वाला एक बंदा होगा। सो ज्योग्राफी in terms of competency mapping is very important. Second important is where this person has worked last. Okay. इससे पहले कहाँ काम किया, कहाँ किया था। Okay. वो दोनों important है। जहाँ पे भी उसने काम किया है ना, वहाँ पे उसका एक कंफर्ट भी बन गया है
और वहाँ से उसका एक कंट्रीब्यूशन लेवल भी बढ़ गया है। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बोला जाता है भाई जो भी बोला है ना वो करो आप। यस ट्रू। दैट मीन्स उस बंदे का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी सैलरी में मुझे अफोर्ड हो रहा है, बट उसका विजन ब्लॉक कर दिया गया है। और अगर उसको मैं रिक्रूट करूं और फिर एक्सपेक्ट करूं कि वो विजन में कंट्रीब्यूट करे, तो वो गलती उस बंदे की नहीं है, मेरी है। So when I hire or when we hire or when somebody has to hire, he has to understand the competency mapping of the person from which companies he is coming. इसका एनालिसिस होना चाहिए। फोर्थ एलिमेंट इज हिज सोशल। ये बंदा अगर मान लो कि भरूच से अहमदाबाद आ रहा है या भूज से अहमदाबाद आ रहा है या भुवनेश्वर से अहमदाबाद आ रहा है, उसका सोशल बैकअप कितना है? डज ही वांट टू कम? एवरीवेयर देयर आर कंफर्ट जोन्स एंड एवरीवेयर देयर आर चैलेंजिंग जोन्स। सो वो सोशल जोन उसका समझना जरूरी है, उसके डायनेमिक्स को समझना जरूरी है, और फिर आगे जाके वो प्रोसेस होती है। बाकी तो इट इज लाइक लड़का लड़की देखने जाते हैं तो पहले से ही फोटोग्राफ तो मालूम है, पुरानी ट्रेडिशन है। आज यही चीज ऐप के जरिए होती है, होती वही है। पहले के टाइम में वो कुरियर आता था, लड़के का फोटोग्राफ लड़की का फोटोग्राफ और वो कुंडली आती थी। आज सब कुछ इसमें आ गया है, प्रोसेस वही है। सो अगर आज का एक यंग जनरेशन वाला बंदा अगर मान लो अरेंज मैरिज में जाता है तो उसने वो कुंडली तो देख ली है, चेहरा भी देख लिया है, तो जाने के बाद हाँ या ना बोलना है। और फिर अगर ना बोलना है तो कि नहीं मुझे देखने में पसंद नहीं आया, तो भैया तूने जो फोटोग्राफ में देखा था वही सामने था, वो मैपिंग नहीं है। देखने क्यों गए, क्या एक्सपेक्ट करते हो? सो वो लास्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी। सपोज अगर मैं अगर एएमए की बात करूं, अगर मैं एएमए में किसी को रिक्रूट करता हूं, यंगस्टर्स की भी हमारी जब इनफॉर्मल बात हो रही थी, सो एक चीज़ अलग मैंने देखी है कि यंगस्टर्स आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक, दे वांट टू डू अ लॉट एंड दे हैव अ कैपेसिटी टू डू अ लॉट, बट वो मल्टीटास्किंग भी शायद कर लेते हैं, बट वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। दे आर ट्रेन्ड टू बी ऑन अ डेस्क। ऐसा मैंने मेरे एएमए के थोड़े एक्सपीरियंसेस जो रिक्रूटमेंट के किए। अब एएमए में आप कम से कम दिन के 4-5 हज़ार स्टेप्स तो यूं ही चलेंगे, आराम से, कुछ भी करो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, ऊपर से काम है तो 6-7 हज़ार स्टेप हो जाएंगे। तो 2-3 यंग लड़कों को अलग अलग इंटर्नशिप में या जॉब में हमने रिक्रूट किया था, वो चले गए। और शायद इनफॉर्मली मुझे ऐसा जानने को मिला कि यहाँ पे तो फिजिकल वर्क ज़्यादा है। अब फिजिकल वर्क नहीं है ज़्यादा, हम लोग लेबर नहीं करवाते हैं, बराबर है, राइट, बट उसका मिनिमम चलना हमारे वहाँ पे ज़्यादा था। सो जो मैंने पहले बताया, अब जब मैं रिक्रूट करता हूँ तब मैं ये पहले बता देता हूँ दैट सी माई एक्सपेक्टेशन इज दैट योर बॉडी माइंड सोल हैज़ टू फिट इनटू द फिजिकल एक्टिविटीज, विच मीन्स आपकी यहाँ पे घड़ी में 5,000 स्टेप तो मिनिमम दिखेंगे। आर यू ओके? देन वी स्टार्ट द इंटरव्यू। ट्रू। अब छोटी छोटी चीजें हैं जो बुक्स में नहीं है, बट प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। प्रैक्टिकल चीजें तो यही है। सर आज कोई भी स्मॉल बिजनेस है या कोई नया स्टार्टअप है, जब उन्हें ग्रोथ करना होता है तो वो कौन से ऐसे 3 स्टेप हैं जो मिनिमम उनको लेने चाहिए कोई भी ग्रोथ के बारे में सोचने से पहले या ग्रोथ के लिए? जो पहले 3 स्टेप्स है वो उनके पास अनफॉर्चुनेटली नहीं होते हैं, और वो है पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। अगर ये 3 स्टेप क्लियर कर जाते हैं तो बाद में सब कुछ ग्रोथ ही ग्रोथ है। ट्रू। वेरी इंटरेस्टिंगली आपने इसका आंसर किया, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पेशेंस आप में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकने के लिए वक्त लगता है, राइट, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो सब्जी हो, राइट। तो वो नहीं कर पाते और कुछ ऐसा करने जाते हैं कि नहीं हमें तो ये चाहिए, स्पीड अप करने जाते हैं और दे गूफ अप मेनी टाइम्स दे डोंट। ऐसा भी होता है कि वो गूफ अप नहीं करते। हाँ, सो अगर नहीं करते तो अच्छी बात है, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं पेशेंस रखी है। वैसे अभी आप बता रहे थे कि एएमए के अंदर यंगस्टर्स बहुत आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, और आप हमेशा क्लास में जाते हो, मिलते हो, तो नई जो जनरेशन है जेन जी और जेन अल्फा, वो जब इंटरेक्शन में आपके साथ आती है, आज की तारीख में देखें तो जेन जी कई देशों में तो तख्ता पलट भी कर रही है, इतना पावरफुल है। तो उनका जो
सोचने का तरीका है या काम करने का तरीका है, आने वाले समय में वही सारे एम्प्लॉयमेंट में आने वाले हैं। तो कल्चर जो आज है और सोच जो जेन ज़ी या जेन अल्फा की है, वो कहाँ पे मैच होगी, कहाँ पे वो डिफर होगी? जेन जी गिनो या अल्फा गिनो या यूथ गिनो आज की तारीख का, दे शुड बी हायर्ड, एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ग्रो 100% 200% वेरी फास्ट, गिव देम मोर वर्क। बट एक्सपेक्टेशंस में हमेशा याद रखो दैट दे आर यूथ, they cannot be matured the way your age is or my age is or our seniors age is. So उनकी एनर्जी को एंगेज इस तरह से करो कि वो चैनलाइज हो जाए, और उनका कंट्रीब्यूशन का एरिया ही आप रखो, 200% ग्रोथ आ जाएगा। जो शायद मैं 10 साल में कर पाया, वो आज का यूथ यही काम शायद 2 साल में कर पाए, बट उसको चैनलाइज करना पड़ता है, उसको एम्पैथेटिक व्यू में रखना पड़ता है। वहाँ पे प्रॉब्लम आता है जो टिपिकली हमारे घर में भी प्रॉब्लम होता है, वही हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम होता है। वो जो बॉस होता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, वो ये बोलना शुरू कर दे हमारे ज़माने में तो उसका ज़माना ख़त्म, तो वो बंदा भी ख़त्म और बाहर। बिकॉज वो इसी सेंटेंस के खिलाफ तो घर से बाहर निकला है। घर पे भी उसको एडवाइजेस मिलती है, उसको रोक टोक है, जो वो समझता है कि गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स गलत है, बट ये बंदा समझ रहा है, सो उसको चैनलाइज करो, उसको फर्स्ट कंट्रीब्यूशन सक्सेस का स्वाद चखाओ। राइट। आज सपोज क्रिकेट के अगर हम लोग पुराने एग्जांपल्स देखें कि कितनी सारी मैचेस खेलने के बाद सुनील गावस्कर को एक सक्सेस मिली होगी शायद, उससे आगे अगर हम आते हैं तो शायद रवि शास्त्री और श्रीकांत, उन्होंने कम मैच में सक्सेस देख ली। उससे और आगे आ जाए तो अजहरुद्दीन या धोनी और कम मैच में सक्सेस मिल गई। और आज की तारीख में अगर गिल का देखो आप, या रविंद्र जाडेजा या अपने हार्दिक पांड्या देखो, उनसे मतलब सुनील गावस्कर से तो बहुत कम मैच है, बट सक्सेस रेशियो ज्यादा है। सो somebody is channelizing their energy. Somebody is not looking after only experience. राइट। सो एक्सपीरियंस का मेंटरिंग रखो, और जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है उसको चैनलाइज करो। और सर, जेनजी के बारे में वैसे अभी जो हम सुनते हैं सोशल मीडिया में या कॉरपोरेट्स में, अभी एक कहने का एक चलन बन गया है कि जेनजी आर नॉट फिट टू बी एन एम्प्लॉय। बहुत बार ये बोला जाता है कि जेनजीज आर नॉट फिट टू बी एन एम्प्लॉय। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हो कि उनको इस तरीके से यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप पहले एम्प्लॉयज को ट्रीट कर रहे थे, उसी तरीके से अगर आप जेन जी या जेन अल्फा को ट्रीट करोगे तो ये इश्यूज आने ही वाले हैं। करेक्ट, राइट। और आपने बहुत अच्छा बताया कि उनको कैसे यूज करना चाहिए। देखिए, सपोज एक सीनियर ट्रेनर आपके जो फादर है, राइट, अगर वो और मैं अगर हम लोग बाहर मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को नमस्ते बोलेंगे। आप अगर मुझे बाहर मिलोगे, जो आप उनके बेटे हो, राइट, आप 99% नमस्ते नहीं बोलोगे, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि आपके अंदर संस्कार नहीं है? नहीं, आप बोल हाय सर हाउ आर यू, तो मुझे बदलाव लाना है अपने आप के। अरे हाय हाउ आर यू, कैसे हो यार विवेक, बहुत टाइम के बाद मिले। बट मैं एक्सपेक्टेशन क्या रखूंगा? नहीं यार, ये तो बड़े घर का लड़का है, उसके अंदर संस्कार ही नहीं है। प्रॉब्लम मेरे में पहले ज्यादा है, बाद में आप में है। आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, आप मुझे मिले हो, आपने मुझे ग्रीट भी किया है, बट आपने इस लैंग्वेज का, इस जमाने की भाषा का उपयोग किया है। मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर संस्कार नहीं है। सो मुझे जेनजी को या यूथ को देखने का नजरिया पहले बदलना चाहिए, फिर उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। ऐसा मैं समझ रहा हूँ। वेरी 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 ट्रू सर, आप जिस तरीके से बता रहे कहीं ना हैं, कहीं गलत, क्योंकि वो जेनजी मेरे घर से ही बाहर निकला है ना। हाँ। और जब मैं यूथ था, मैं अल्फा बीटा गामा जो भी यूथ वाला की मैं लैंग्वेज हूँ, है। राइट, तो जब मैं पहली जॉब कर रहा था तब मैं किसी के लिए जेनजी था ना। हाँ, यस, सही तो है। आज मेरे लिए कोई जॉब कर रहा है, मेरे लिए वो जेनजी है। तो मेरे बॉसेस ने भरोसा रखा, तो अब मैं बॉस बना हूं, तो मुझे भरोसा रखना है। राइट। लीडरशिप हो, एचआर हो या एम्प्लॉय, किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होना है तो कहा जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? पब्लिक स्पीकिंग इज वन पार्ट, communication skill is most important. Public speaking is a profile oriented work, but communication
और कम्युनिकेशन में भी what I have learned and what I have seen good people, successful people, whether they speak more or less, good or not good, is they should be able to express their thoughts. If you are able to express your thoughts in any language, whether in a big quantity or a less quantity of words, you are successful. राइट, बात को रखने का तरीका, बात को बताने का तरीका और कम शब्दों में टू दी पॉइंट बात करने का तरीका, इसे कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और वो अगर किसी को समझ में आ गया और वो स्किल उसने डेवलप कर ली तो वो सक्सेसफुल जल्दी हो सकता है। Yes. सर, हमने बात की कि कैसे मैनेजमेंट को और एचआर को साथ में मिलके काम करना चाहिए। हमने ये भी बात की कि मैन्युपुलेशन जो होता है वो अगर एचआर को कोई मैन्युपुलेट करता है तो लीडर कहीं ना कहीं कुछ मैन्युपुलेशन में जा रहा है, इसलिए वो कल्चर क्रिएट हो रहा है। तो अगर किसी कंपनी को एक बेहतरीन कल्चर क्रिएट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए? वो किसको बेंचमार्क करता है? ओके, Always benchmarking is important. If I am starting my own company or I am in the legacy of my father's company, to whom I am benchmarking is most important. और वो benchmarking मैं क्यों करता हूँ? So whom I am benchmarking and why I am benchmarking, और वहाँ से वो सब गेम शुरू होती है। और उसके लिए we hope that everybody gets a good mentor or a trainer or a facilitator who channelizes his thoughts that who should be benchmarked and why. ट्रू। हम कहते हैं कि आप कैसी कंपनी बनना चाहते हो, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप किसे देखते हो कि ऐसा बनना है, और वहाँ से सारी गेम स्टार्ट होती है, जैसे आपने बताया। वेरी ट्रू सर। किसी कंपनी का मैं नाम नहीं दूंगा, बट अगर मान लो कि आप मुझे पूछते हो कि आप अगर खुद की कंपनी चालू करना चाहते हो तो आप क्या करना चाहोगे, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं इनर वाइब्स जैसी कंपनी बनाना चाहता हूँ। मतलब इतना तय है कि मैं कभी इनर वाइब्स जैसी कंपनी नहीं बना पाऊंगा। इनर वाइब्स एक अकेली लौती कंपनी है, थी और रहेगी। यस, मेरे खुद के इनर वाइब्स क्या है, यस, मैं इनर वाइब्स से डॉक्टर सुरानी से क्या सीखा हूँ, कैसे आगे बढ़ा हूँ, राइट, कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, और फिर उन्मेष वाइब्स जो है उसको आगे बढ़ाऊंगा। एग्जैक्टली। आई कैन नॉट बेंचमार्क वन एप्पल टू अनदर एप्पल, आई कैन लर्न समथिंग। ट्रू। सो ये लोग समझ जाए तो बहुत आसान है। मैं बड़ी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, बट आई होप कि आई एम एक्सप्रेसिंग व्हाट आई वांट। 100% सर। क्योंकि कई कई कंपनियों में ना कल्चर होता है कि एम्प्लॉय को अपलिफ्ट करो, एनकरेज करो, उनकी जो बेस्ट पोटेंशियल्स हैं उसको बाहर निकालो और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कंपनी के ग्रोथ में करो। और कोई कोई कंपनी का ऐसा कल्चर होता है, डंडा लो, गाली गलौज करो, कैसे भी करो, टारगेट निकालो। तो जो वीडियोस भी हमने देखे हैं ना कि जिसमें मैनेजर है वो गालियां देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, देख के ऐसा लगता है अरे यार, इज दिस द वे टू ट्रीट पीपल? बट दे आर सक्सेसफुल इन दैट वे। सो दुनिया में सब कुछ बिकता है। हाँ, मतलब दुनिया में लेने वाले लोग हैं। अब आप क्या बेचते हो या आप क्या खरीदते हो, आपके ऊपर है। ट्रू है तो सब कुछ इसी दुनिया में, बाहर तो कुछ नहीं है। रिसेंटली आपने जापान की एक टूर की और वहाँ के कल्चर को और मैनेजमेंट की सारी बातों को एक्सप्लोर किया। हम ये जानना चाहेंगे कि जापान आज की तारीख में भी वर्ल्ड में टॉप पे है और मैनेजमेंट के बारे में उसकी बहुत सारी फिलॉसफी आज डेवलप हुई और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, यूज़ भी करते हैं। आपकी विजिट के दौरान आपने जो ऑब्जर्व किया हो उसकी मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या है, जो बेस्ट आपको लगी हो, कुछ शेयर कर सको? दे आर गुड इन मैनेजमेंट बिकॉज दे प्लान वेरी वेल। प्लानिंग बहुत बढ़िया है। To an extent, I will say that even they plan that if they fail, what they will do, because it is their culture. And जहाँ पे ये कल्चर है, चाहे वो जापान हो या इंडिया हो या कोई भी देश हो, अगर हम लोग ऐसे ही सोचे कि फेल तो होंगे ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, एंड देन एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली एज इंडियन कल्चर सेटिंग कर लेंगे। सो जापान में सेटिंग कुछ नहीं है। अच्छा, everything is planned or not planned. ओके, गॉट इट। and everything is system oriented. इसीलिए तो सब हमारे रील्स में और स्टोरी बुक्स में, मैनेजमेंट बुक्स में कहा जाता है that if a train is coming late for some seconds they apologize. यस। So वहाँ पे seconds की कीमत है।
इसलिए दे प्रोड्यूस इट इन आवर्स। बहुत प्रैक्टिकल वे से वो लाइफ जीते हैं, यानी एवरी सेकंड सारी चीजें प्लान्ड होती है, और Everything यही is planned. सक्सेस का इनका सीक्रेट है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। सो मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग, दे इन्वेस्ट इन प्लानिंग 200% एंड देन दे मैनेज 100%। राइट, यही सीक्रेट है। अच्छा, उसमें अगर आज की तारीख में देखो तो इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई है जापानीज कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स, और उसका नाम अगर मैं कहूँ तो काइजन है या इकिगाई है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ये जो टेक्निक्स हैं आपके यानी हिसाब से कौन सी टेक्निक को कहाँ कैसे यूज करना चाहिए? टेक्निक्स तो सभी काम की है, चाहे वो काइजन हो या 5S हो या इकिगाई हो, या चाहे वो कोई यूरोपियन हो या यूएस वाली टेक्निक हो, या कल को कोई और देश की टेक्निक आ जाए। वाई दे आर सक्सेसफुल? बिकॉज इट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू द आइडिया, इट वॉज ऑल्सो इन टू इम्प्लीमेंटेशन। सो जहाँ पे रिलेशनशिप आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन टू डिलीवरी की है, वहाँ पे वो सक्सेसफुल है। राइट। जो बीच में खो जाता है वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं होती है, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो। वॉट यू आर डिजाइनिंग इन योर माइंड इज टू बी डिलीवर्ड इन द मार्केट। बराबर। वॉट यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द मार्केट। अब टेक्निक गिनो तो यही है, और टेक्निक ना गिनो तो भी यही है। आप कहना चाहते हो कि आपने अगर जो भी सिस्टम समझी और अपने तक यहाँ रखी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो वैसा ही जैसा वो है, डिजाइन टू डिलीवरी। हाँ। सो डिजाइनिंग में अगर मेरा मान लीजिए कि ये मल्टी कलर इनर वाइब्स का एक लोगो है, क्या वही चीज मार्केट में जा रही है, बट मार्केट में जाते जाते वो और मल्टी कलर हो जाए या ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, इट इज नॉट मार्केट फॉल्ट, इट इज माई फॉल्ट, बिकॉज आई प्लान्ड टू फेल। डिजाइन टू डिलीवरी। ट्रू। एक चीज जो मुझे एक मेरे कलीग ने सिखाई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। दैट बहुत सारी मतलब हैवी थियरीज है अबाउट काइजन। तो मैंने भी मेरे कलीग को पूछा, मैंने बोला व्हाट इज काइजन। मैंने बोला मुझे एकदम प्रैक्टिकल सेंस में बताओ इन वन लाइन। तो कि सर आपने अगर बोला है कि मैं 1 बजे कहीं पे जाऊंगा और आप 1 बजे पहुंच गए तो वो काइजन है। ओके। आप नहीं पहुंच सकते हो और वो अपने टाइमली बता दिया तो भी काइजन है। अब ये डाइजेस्ट नहीं होगा, बट यही काइजन है। मीन्स व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू एक्ट शुड बी इन सिंक्रोनाइज्ड वे। मन, वचन और कर्म की एक सूत्रता, ये हमारे कल्चर में भी है। इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ जापान नहीं, हर एक देश के कल्चर में कुछ ना कुछ है। कोई शब्द या कोई टेक्निक पॉपुलर हो जाती है, कोई शब्द या कोई टेक्निक पॉपुलर नहीं होती है, बट होती तो है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर, हम स्पेशली जब लीडरशिप ट्रेनिंग करते हैं या एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करते हैं, तो काइजन के नाम से नहीं, लेकिन हम इंटीग्रिटी के नाम से ये बातें जरूर सिखाते हैं कि जो आप कमिट करते हो वो करो, जिस समय पे जिस तरीके से कमिट किया है उस तरीके से करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो पहले से इन्फॉर्म करो, तो आपकी इंटेग्रिटी है वो आपको इंटेक्ट रहती है। और इंटेग्रिटी अल्टीमेटली क्या है? वर्केबिलिटी, जहाँ से आपको वर्केबिलिटी मिलती है। तो ये बातें भी यानी सिमिलर है काइजन के जैसा ही, और यही बातें हम ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जब देखिए, पहला सच और पहला झूठ मैं अपने आप को बोलता हूँ, फिर दूसरों को बोलता हूँ। सही है सर। वाह। अब इसको काइजन गिनो, इसको इंटेग्रिटी गिनो, या इसको भारत का कोई शास्त्र गिनो, या यूरोपियन शास्त्र गिनो, या वॉट एवर वी थिंक। आई नो दैट ये बोलने में और आपके क्वेश्चन को आंसर देने में मुझे बहुत आसानी है। प्रैक्टिकली जब ऑफिस में बैठते हैं तब बहुत 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 मुश्किल होता है। बट उसी के लिए तो हम लोग सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आप जैसे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं कि हमारी कॉम्पिटेंसीज बढ़ी जाए, कि कैसे कितनी मैच्योरिटी से उसको हैंडल किया जाए। ट्रू। और इन सभी चीज़ों में हम एक चीज़ पे बहुत महत्व देते हैं, वो है प्रेजेंट रहना। हाँ। क्योंकि मेनली जब हम कहते हैं ना कि डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम उस वक्त प्रेजेंट नहीं हो रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। करेक्ट। क्योंकि हम डिजाइंड हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर डिजाइंड टू वर्क इन अ वे। लेकिन जब हम कुछ नई चीज सीखते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ एक प्रेजेंट रहना है कि अच्छा हाँ मैं तो ये करने जा रहा था, अब मुझे तो नए तरीके से करना है। राइट सर, अब वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आए होंगे, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऐसा कोई किस्सा है जहाँ पे आपने वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए
कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस में डिफिकल्ट डिसीजन लिए हों, ऐसा कुछ है? बहुत सारे बार लेना पड़ता है। पीआर का काम करो या एचआर का काम करो, हमेशा वैल्यू सिस्टम्स मेरी, आपकी, ऑर्गेनाइजेशन की और सिचुएशन की सेम हो वो ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक हो सके उतना एडवांस प्लान करके एनरोलमेंट सामने वाले का लेके वो काम करते रहो। True. Because value systems for me is something which you will not agree. For you, what is value system, I will not agree. True. अब कंसेंसस में टाइम जाएगा तो टारगेट्स कम होंगे, हाँ, बट एट द सेम टाइम ट्राई टू अचीव विथ द बेस्ट वैल्यूज यू थिंक इज गुड। गॉट इट। ऐसा प्रैक्टिकल नज़रिया होना चाहिए। ट्रू। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन मेरे ख्याल से स्थापना इसीलिए हुई थी कि वहाँ पर ऐसी ट्रेनिंग्स हो जो हर किसी व्यक्ति को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। और आज की तारीख में मैं देख सकता हूँ कि हर तरीके के यूथ वहाँ पर जाते हैं, एम्प्लॉयज़ भी जाते हैं, कंपनीज भी वहाँ पर प्रोग्राम्स करती है और उन सबको आप इंटरेक्ट भी करते हो। तो जहाँ पे आपका यूथ के साथ इंटरेक्शन होता है, आजकल देखा गया है सर कि सोशल मीडिया और कुछ बैड हैबिट्स की वजह से यूथ को लेके पेरेंट्स बहुत ही यानी चिंतित है कि कैसे ये इनकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको चैनलाइज कैसे करें। तो जब यूथ रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहा है तो पेरेंटिंग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है पेरेंटिंग को लेके? देखिए, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, या मैं थोड़ा बहुत जो मैं मेरे घर पे फॉलो कर रहा हूँ या अच्छे लोगों को मैंने एक बेंचमार्क किया है। फाइन, सोशल मीडिया इज़ बैड फॉर वन पॉइंट, वी एक्सेप्ट इट, बट वी शुड नॉट एक्सेप्ट। वो क्रिएट किसने किया है? मम्मी ने किया है, राइट? और उसका नाम ही सोशल है। वी एक्सपेक्ट youth to be social, tools are different, right? So it will not be a bad perception, right? Because I do not spend time with my youth at my office or the youth at my home. They want attention which these likes and hearts and shares are giving. So they are diverted on social media. मैं सोशल नहीं रहा, वो सोशल होना चाहता था बट नहीं हुआ, इसलिए मीडिया में डाइवर्ट हो गए। एंड उसी टाइम पे मैं उसको देख रहा हूँ बट मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं बाजू में बैठा हूँ। तो बात करो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को हम पूछेंगे लास्ट आपने अपने खुद के बेटे या बेटी के साथ कितने घंटे बात की, कितने मिनट बात की, जवाब आ जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो सोशल मीडिया रहेगा, सोशल मीडिया ग्रो भी होगा, बट उसको जो देखने का नज़रिया है कि वो बुरा है वो कम हो जाएगा। सो एंड ऑफ द डे माई आंसर इज बिकॉज आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग व्हाट आई एम सपोज टू कंट्रीब्यूट, आई एम क्रिटिसाइजिंग समथिंग, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग सर। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो मुझे भी एक सेंस आ रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमारे बच्चे सोशल मीडिया में जा रहे हैं और हम बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, हमें कुछ प्रोवाइड करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली जाएगा तो सही, बिकॉज दिस इज द वे पीपल लिव राइट नाउ। हाँ, आपके और मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे पिज़्ज़ा नहीं था। हम लोग इस जनरेशन में पिज़्ज़ा खा के बड़े हुए, हमारी जनरेशन और पिज़्ज़ा खा के बड़ी हो रही है। ध्यान इतना ही रखना है या एनालिसिस इतना ही करना है कि जब पिज़्ज़ा आया तब वो महीने में एक बार था, राइट? बट घर पे मम्मी रोटी सब्जी दाल चावल बनाती थी। आज पिज़्ज़ा रोज आता है और गुजराती थाली हफ्ते में एक बार बाहर से आती है। सही है, बस। सो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम हम है। गॉट इट सर। हम रोज पिज़्ज़ा देंगे तो बच्चा रोज पिज़्ज़ा ही खाएगा ना। बच्चे को नहीं मालूम है कि पिज़्ज़ा इज गुड और बैड, बट ही डजंट हैव ऑप्शन, ही इज नॉट बीन गिवन ऑप्शन। उसको रोटी सब्जी दो ना तो वो खाएगा। महीने में एक बार दो बार पिज़्ज़ा खिलाओ। जो कल्चर डेवलप करेंगे वो कल्चर आगे बढ़ेगा। पहले हमारे ऊपर होता है, फिर सामने वाले के ऊपर होता है। अब चाहे वो मैं एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, मेरे से हो या ना हो, बट दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पीपल।
वैसे एम्प्लॉयमेंट की बात चली है तो आज ये भी एक डर है लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आने वाले समय में इतना बढ़ेगा कि लोगों की नौकरी चली जाएगी, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि एआई की इम्पैक्ट आने वाले समय में कैसी रहेगी? आप ही ने जवाब दे दिया, जो आउटडेटेड होगा वो आउटडेटेड हो जाएगा। सी, टेक्नोलॉजी इज एवरीडे इंक्रीजिंग इट्स ओन पावर विच इज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। एआई बनाने वाला तो एक इंसान ही है ना। ट्रू। वो कोई ग्रहों में से तो आता नहीं है। सो जो कल मैं सीखा हूँ वो आज मुझे वापस उसको सीखना है और कल के लिए और सीखना है। बट इफ आई डोंट चेंज माई सेल्फ समबडी विल चेंज मी, राइट। बिकॉज टेक्नोलॉजी तो बढ़ने वाली है। सो हमें अपने आप को अपग्रेड करके एआई का यूज करके कैसे आगे बढ़ना वो हमें देखना है। हाँ, गॉट इट सर। सर आज आप ये जो पोजीशन पे हैं, राइट, तो जैसे हमारा इनर वाइब्स की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने यही विजन से की थी कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो जिस जगह पे हैं वो देख के अच्छा तो बहुत लगता है। हाँ, कि उन्मेष जी आज एएमए में काम करते हैं, हाँ, तो वो देख के तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बनना भी है, उन्मेष दीक्षित के पोजीशन पे मुझे जाना भी है। लेकिन वो जर्नी क्या थी, कहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे, वो ज़रा आप बताएं। मेरी पहली जॉब थी एक प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में। आई वॉज असिस्टेंट टीचर। अच्छा। और 1 घंटे का मुझे 20 रुपया मिलता था पेपर चेकिंग करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। ओके, 20 रुपीज 1 घंटे का। क्लासरूम में अंदर सीनियर टीचर थे जो पढ़ाते थे और मुझे क्लासरूम के बाहर बिठाया गया था। और स्टूडेंट्स जब बाहर आते थे तब उनके क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने थे, क्योंकि वो जो टीचर थे वो बहुत पॉपुलर और बिजी थे। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम नहीं करते थे। ट्यूटर बोलते हैं। हाँ, और शायद उसी में से मुझे करियर पाथ मिला। प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ और ग्रोथ करते जाओ। राइट, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ, ग्रो करते जाओ। क्या बात है। गॉट इट सर। फिर तो बहुत सारी लंबी है, मैं लंबी कहानी नहीं बताना चाहता हूँ, बट जो ट्रिगर पॉइंट था वो मेरी पहली जॉब थी। और उसी का अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बताऊं तो वो क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेपर सेटिंग। गॉट इट सर। वही मेरी जॉब प्रोफाइल में मैंने बना दिया दैट द मोर यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, द मोर यू सेट सर्टेन थिंग्स फॉर द फ्यूचर इज योर ग्रोथ पाथ। यस सर। जब किसी को ग्रो करना है, अभी ग्रोथ की बात हो रही है, तो ऐसा भी होता है कि जॉब स्विच करो या नई नई जगह पे इंटरव्यू देते रहो। जब हायर लेवल की पोजीशन पे कोई इंटरव्यू देते हैं तो कुछ सर्टेन नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं जहाँ पे आपको सिलेक्ट किया जाए। तो इंटरव्यू के लिए कुछ आपकी टिप्स मिल सकती है क्या? इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ फॉर अ सीनियर लेवल अपॉइंटमेंट, राइट, देन या तो मुझे ऐसा समझना चाहिए कि मेरी जॉब प्रोफाइल और मेरा कैंडिडेचर जो है, अगर मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं मतलब वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हूं, बिकॉज मैं सीनियर हूं। मेरी सब कुछ कहानी तो मार्केट में है, मेरी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें सब कुछ है। तो फिर भी मुझे इंटरव्यू में क्यों बुलाया गया है? इंटरव्यू में इसलिए बुलाया गया है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैं समझता हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, वैल्यूज़ को, विजन को, ग्रोथ को क्या मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा और आगे मेरी स्किल्स के ज़रिए बढ़ा पाऊंगा। वो कॉन्वर्जेशन अगर मैं कॉम्पिटेंटली कर पाता हूँ तो वैसे भी सिलेक्टेड तो था, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ओके, बिकॉज सीनियर प्रोफाइल में तो सब कुछ इट इज़ पब्लिक। और आज तो पोर्टल्स अवेलेबल है जहाँ पे एवरीथिंग इज पब्लिक। मुझे नहीं मालूम है उतना, तो पोर्टल को मालूम है मेरे बारे में। बिल्कुल ट्रैक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको। मेरे सोशल मीडिया पे कितनी लाइक्स है वो भी एचआर वाले देख के बैठे हैं, या मेरे में कमेंट कौन करता है वो भी एनालिसिस करके बैठा है। मतलब इतना सारा मेरे में उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया। क्यों करते हैं? रखना है तभी तो, राइट। So I have to be clear that I am already selected. Now I have to do a conversation for understanding my competencies and their expectation. Whether it is 1+1, then I am appointed. Got it, sir. वहाँ पे मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं तो उन्मेष दीक्षित हूँ, तो फिर वो भी यही बोलेंगे कि आप उन्मेष दीक्षित रहो। ट्रू। तो सर ये सीनियर लेवल की अपॉइंटमेंट की तो बात हमने कर ली, लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयज अभी जो मार्केट में काम करते हैं, बराबर, अपनी जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना है,
तो वो मिनिमम पीरियड किसी भी कंपनी में कितना बिताना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन एक दिमाग में रहता है कि अब मैं ज्यादा जॉब स्विच करूंगा तो वो समझेंगे कि मैं तो लॉयल नहीं हूँ, मैं तो फटाफट निकल जाता हूँ। या फिर कई किसी जगह पे आप हैं, आप सफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जॉब में हैं क्योंकि आपको लंबा एक टर्न्योर दिखाना है कि मैं किसी एक कंपनी में इतने लंबे टाइम तक था। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं सर? डिसाइड वो नहीं करना है कि मुझे 1 साल रहना है या 10 साल रहना है। डिसाइड ये करना है कि मुझे क्यों रहना है। अच्छा। और वो क्यों क्या जवाब मुझे भी देना है और मेरे मैनेजमेंट को भी देना है। अगर मान लो कि मैं एक जगह पे 10 साल रहा हूँ तो उसकी क्रेडिट मेरे ऑर्गेनाइजेशन को पहले जाती है, मुझे बाद में। अच्छा। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिटेन किया, मतलब मुझे ग्रोथ पाथ दिया, मुझे समझा, मुझे आगे ले गए। जहाँ पे मैं कल था वहाँ से आज आगे हूँ और आगे भी जा सकता हूँ, वैसा कॉन्फिडेंस है। अगर ये सब नहीं है तो बंदा 1 साल में निकल जाएगा। राइट, सही बात है। ट्रू। तो वंस अगेन जो थोड़ी देर पहले बात की, इट इज़ अ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड HR इम्प्लीमेंटेशन। दोनों को एक होना चाहिए। थोड़ा एक रैपिड फायर कर लेते हैं। कुछ सवाल हैं, मैं थ्रो करूंगा, आप कुछ क्विक और क्रिस्प आंसर दे सकते हैं, ठीक है? उनमें सर आपकी जिंदगी का प्रेरणा स्रोत क्या रहा है? Many leaders whom I have been observing राइट, in different fields. राइट। जापान ट्रिप की कोई एक यादगार चीज जो आपको आज भी यानी इम्पैक्ट कर गई हो? खुद का कचरा खुद बैग में लेके जाते थे और डस्टबिन ढूंढ के उसमें डालते थे, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। True. सोचना भी नहीं पॉसिबल है। सो सिखाते ये है कि कचरा डालो ही मत, या बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन गार्बेज एंड कीप इट एट अ राइट प्लेस। प्लानिंग। अच्छा, उसका भी प्लानिंग। राइट। पूरे दिन अगर जर्नी करते थे और पानी की बोतल अगर 5 होती थी तो वो 5 बोतल मेरी बैग में ही रहती थी। होटल पे जाने के बाद डस्टबिन ढूंढ के उसमें डालना मेरी जिम्मेदारी। एक वैल्यू जो किसी भी इंसान को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? खुद के ऊपर भरोसा। ट्रस्ट इन योरसेल्फ। वेरी गुड। कौन सा कल्चर अच्छा है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस? Both words are important. You have to work for home. Okay. Wherever you are. Wow. Okay, wow, very good. Right. You have to work For home, wherever you are. क्या बात है। So both words are important. Work and home. True. किसी को PRO में आगे जाना है यानी पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर बनना है, तो कुछ सीक्रेट टिप्स एक दो। पब्लिक टिप्स है, इसमें कुछ सीक्रेट नहीं है। नाम ही है, राइट, जन संपर्क। उसके लिए जन संबंध बनाने की कौशल्यता होनी चाहिए। राइट। जितने ज़्यादा संबंध होंगे उतने ज़्यादा संपर्क होंगे, उससे ज़्यादा सफलता मिलेगी। राइट। थैंक यू सो मच। आज बहुत ही शानदार बातचीत हुई कंपनीज के बारे में, HR के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जापान की टेक्नोलॉजीज़ और उनकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में, और आपके जो टिप्स और अनुभव और आपके क्रक्स जो एक्सपीरियंसेस थे और कुछ वन लाइनर थे, वो हमें लगता है कि हमारे व्यूवर्स को बहुत ही पसंद आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू इनर वाइब्स। आपकी इनर वाइब्स से लोगों को आने वाले समय में अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ करने के लिए नई नई टिप्स मिली होगी। थैंक यू सो मच सर। Good luck to the inner vibes and make everybody's inner vibes grow more and more. Thank you sir. Thank you. सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे गेस्ट उन्मेष दीक्षित जी, जो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ। तब तक डिस्कवर यू विद इन यू।